हेलो एवरीवन। डेट है आज की 14 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे विथ नोट्स, साथ में एडिटोरियल को भी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 10.3% दिस फिजिकल। ये जो ईयर है इसमें इंडियन इकोनॉमी 10.3% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मींस इंडिया की जो भी जीडीपी है वो 10.3% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसा जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हो रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जो ग्लोबल आउटपुट है वो 4.4% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो उनकी रिपोर्ट है अक्टूबर मंथ में जो वो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे उन्होंने बोला है। अब जो इंडिया है वो उसका जो आउटपुट है वो सबसे ज़्यादा श्रंक हो रहा है -10.3% इन 2020। बट साथ ही साथ में आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन दिया है 2021 के लिए वो थोड़ा अच्छा हो सकता है, बिकॉज इन दैट दे हैव प्रोजेक्टेड दैट इंडिया की जो जीडीपी है वो 8.8% से ग्रो करेगी नेक्स्ट फिजिकल, जो कि स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में। तो नोट्स के बेसिस पे एक बार आईएमएफ डिस्कस कर लेते हैं कि आईएमएफ का क्या मैंडेट होता है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने का काम करती है, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है, पॉवर्टी को रिड्यूस करती है। इसको क्रिएट किया गया था 1945 में और आईएमएफ को 189 कंट्रीज़ जो हैं वो उनका मेंबर है और इंडिया ने इसको 1945 में ही ज्वाइन किया था। अब आईएमएफ का जो प्राइमरी पर्पस है कि वो स्टेबिलिटी इंश्योर करे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में, और जो भी एक्सचेंज रेट्स होते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, जिससे कि कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकें। अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये एक रिपोर्ट है जो ईयर में 2 बार आईएमएफ पब्लिश करता है, अप्रैल एंड अक्टूबर में। तो उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है वो जनवरी एंड जुलाई में भी उनका वर्जन जो है वो आता है। नाउ नेक्स्ट इज चाइना और इंडिया का जो 7th राउंड ऑफ टॉक जो चोशुल अप्रोच है वहाँ पे चल रहा था, उसके बेसिस पे चाइना ने इंडिया के ऊपर ब्लेम किया है कि इंडिया का जो अस्काई चिन वाला जो रीज़न है उसके पास इंडिया बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, इसकी वजह से चाइना जो है वो अग्रेसिव हो रहा है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक और है कि वैंग ई जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्लैम किया है क्वाड को, जो कि क्वाड ग्रुपिंग है यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया की, उसको भी उन्होंने उसके बारे में भी उन्होंने बात की है कि ये एक तरह से इंडो पैसिफिक नाटो है, जो कि एक नाटो कंट्रीज़ हैं उसी के बेसिस पे ये इंडो पैसिफिक में बना है, मतलब इंडिया और पैसिफिक का ये एक नाटो है, ये उन्होंने बोला। अब एक बार इंडिया और चाइना का मेन इशू क्या है, कब से चल रहा है, ये एक बार नोट्स के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया और चाइना का क्या इशू चल रहा है। आज बहुत सारे इश्यूज़ अपन को डिस्कस करने हैं। तो उसके बाद एक ये इशू भी है कि इंडिया चाइना का कल भी डिस्कस किया था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इशू है वो क्या है। अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था पेंगोंग त्सो लेक के साथ में, जो आर्मी जो है उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उसमें। फिर उसके बाद पेंगोंग त्सो लेक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये 135 किलोमीटर लॉन्ग लेक है जो कि हिमालयाज़ में लोकेटेड है और इसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 4350 मीटर की हाइट पे ये लोकेटेड है। इंडिया से चाइना के बीच में 45 किलोमीटर इज़ कमिंग इन इंडिया एंड 90 किलोमीटर इन कमिंग चाइनाज़ कंट्रोल।
तो ये तैथिस जियोश्रिंक्लाइन से बनी हुई है और एक सॉल्ट लेक है। इसका कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ये जो है वो चोसल अप्रोच के बीच में आती है। चोसल अप्रोच वही जो अभी डिस्कस किया है हमने, जहाँ पे इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर टॉक्स हैं, 7th राउंड ऑफ बॉर्डर टॉक्स है, वो हो रही हैं। अब इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री। अनफॉर्चुनेटली जो पूरी की पूरी बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेड है। अब जो बाउंड्री जो लाइन है, जो एलएसी है, उसको हेनरी मैकमोहन ने डिसाइड किया था, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मैकमोहन लाइन। अब 1913 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कि तिब्बत, चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है वो डिसाइड की थी। इंडिया इस बॉर्डर को मानता है, बट चाइना इस बॉर्डर को मानने से डिनाई करता है और इसको इलीगल मानता है। इसी के बेसिस पे 1957 में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया आस्काई चेन और वहाँ पे एक रोड का कंस्ट्रक्शन कर दिया, जिसके बाद इंडिया और चाइना जो है उनके बीच में वॉर हुआ। लाइन ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ, तो उसके बाद जो लाइन बनी उसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ऐसा नहीं है कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज़ ने अटेम्प्ट नहीं किए, नहीं, वेरियस अटेम्प्ट लिए गए, बहुत सारे अटेम्प्ट लिए गए इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और 1976 में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो उनका हाई लेवल बॉर्डर टॉक हुआ, 1981 तक चलता रहा, लेकिन 1987 में वो जो बॉर्डर टॉक है वो ब्रोक डाउन हो गई, उनमें कोई भी इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मिस्टर राजीव गांधी, तो वो चाइना उन्होंने विजिट किया, जहाँ पे उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप किया गया बॉर्डर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। 1993 में एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे साइन किया गया। इंडिया और चाइना के एक्सपर्ट डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं इसमें। 1996 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मिलिट्री फील्ड अलोंग द एलएसी वॉज साइंड। फिर 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया और चाइना से, वो भी मिले पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए। फिर 2009 तक उसमें 17 राउंड ऑफ टॉक हो गई, जैसे कि अभी चल रही है। अभी 7th राउंड ऑफ टॉक चल रही है और इशू जो है अभी भी अनरिजॉल्व है। अब हो सकता है कि इशू सॉल्व हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो जैसे आगे बढ़ता है कुछ टाइम के लिए चीज़ें रुक जाती हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ महबूबा मुफ्ती रिलीज्ड आफ्टर 14 मंथ। ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए थे। सी हैज़ बीन बुक्ड ऑन द चार्जेस ऑफ PSA एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में वर्क करता है। ऑल ओवर इंडिया के जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स, अदर स्टेट्स हैं, वहाँ पे NSA गवर्नमेंट लगाती है जब उनको कोई भी पब्लिक सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट होता है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो सेडिशन का चार्ज होल्ड कर रहे हैं, तो उन पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो NSA लगाती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, तो वो अभी आर्टिकल 370 तो उसको हटा दिया, लेकिन जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए था, तो वो अभी भी वहाँ पे चल रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको डिटेन कर लिया गया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बेसिस पे, और अथॉरिटीज़ डिटेन कर सकती हैं कोई भी इंडिविजुअल को विदाउट ट्रायल, मतलब बिना कोर्ट में उसको पेश किए हुए बस उसको जेल में डाल सकती हैं 2 ईयर्स के लिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि जो आर्टिकल 370 है उसको जब हटाया जा रहा है तो उसके बेसिस पे कश्मीर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये जो लीडर्स थे उनको गवर्नमेंट ने हाउस अरेस्ट में डाल दिया। अब जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी भी इन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया है ऑर्डर देके कि महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया जाएगा, तो वो इसके बेसिस पे है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया है, तो सुप्रीम कोर्ट अहेड ऑफ उनकी जो सुनवाई है उसके पहले ही उनको छोड़ दिया गया है, गवर्नमेंट ने ऐसा रिलीज़ कर दिया। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर, PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में ये लॉ आया था। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, और इसमें एक पर्सन को कस्टडी में ले लिया जाता है टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर
किसी भी तरीके से वो लैंड जो प्लेस है उसकी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे उसको ले लिया जाता है। ये बहुत ही सिमिलर है, मैंने आपको बताया कि ये बहुत सिमिलर है। जैसे स्टेट्स में एनएसए एक्ट वर्क करता है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में पीएसए एक्ट वर्क करता है। तो ये जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। अब इसमें इशू क्या है, आपको अगर आंसर लिखना है कि पब्लिक सेफ्टी जो एक्ट है उसके साथ क्या इशू है, उसको उसके साथ क्या वे फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, तो वो इशू आपको डिस्कस करना है मेनली कि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो अलाउ करता है कि विदाउट ट्रायल पर्सन को जो है वो डिटेन किया जा सकता है। और पर्सन इट कैन बी स्लैप्ड ऑन, अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है तो उसको उसके ऊपर पीएसए लगा के उसका जो टर्म है वो उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो है पर्सन को 24 आवर्स के बाद ही मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है, बट पीएसए में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसमें कोई भी राइट नहीं होता है, जो भी डिटेन किया गया पर्सन है उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो बेल जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर सके। और लिमिटेड लीगल रेमेडीज होती हैं। द ओनली वे द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कैन बी चैलेंज इज थ्रू हेबियस कॉर्पस पिटीशन। जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन होती है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो भी पर्सन है वो लॉन्च कर सकता है। और हाई कोर्ट अगर ऑर्डर को क्वेश कर दिया गया तो अगर एक बार कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ उस एग्रीव्ड पर्सन को छोड़ दिया जाए, तो उसके बेसिस पे फिर जो गवर्नमेंट है वो फिर से एक बार उसके ऊपर पीएसए एक्ट लगा सकती हैं। तो ये इसके साथ इशू है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसके ऊपर बोला है, सुप्रीम कोर्ट ऑन पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट while detaining a person under the PSA, DM has a legal obligation to analyze all circumstances before depriving that person his her personal liberty। अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई पर्सन को जो है वो डिटेन किया जा रहा है तो डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको पूरा डिसीजन ले लेना चाहिए, पूरा सरकमस्टेंसेस वस्तु स्थिति को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में दी हुई है वो कहीं से भी वायलेट ना हो। द नेक्स्ट वन, एयर क्वालिटी डिप्स इन दिल्ली एंड गुरुग्राम। तो एयर क्वालिटी के ऊपर आजकल डेली आर्टिकल आ रहा है, बिकॉज जो एयर क्वालिटी है वो अभी इस टाइम पे आने वाला जो टाइम है वो ठंड का सीज़न होता है, तो उसमें स्मॉग फॉर्मेशन होता है जिससे कि एयर क्वालिटी और भी ज़्यादा वर्सन हो जाती है, और भी ज़्यादा उससे मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जो कि SAFAR एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को। एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था इसके बेसिस पे, मॉक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो सफ़र सिस्टम है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो हाँ ये बात ठीक है कि अलग अलग जो सिटीज़ हैं उनमें रहता है। दूसरी चीज़ अपन ने डिस्कस की थी क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड है, जो कि मेज़र करती है एयर क्वालिटी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मतलब एक मेट्रो सिटी में, और ओवरऑल उसका जो पॉल्यूशन लेवल है वो एक लोकेशन स्पेसिफिक पॉल्यूशन लेवल को मेज़र किया जाता है। और ये सिस्टम जो है वो इंडिजिनसली डेवलप है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, और ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका ऑपरेशन करता है। इसमें जो है वो कलर कोड असाइन किए जाते हैं अलग अलग सिचुएशन में, और 72 आवर्स के पहले ही वो दे दिए जाते हैं। तो इसमें सफ़र एक इंट्रीगल पार्ट है इंडिया की जो एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम है, वो वेदर पैरामीटर्स को मेज़र करता है, जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है एंड विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन। और जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि मॉनिटर किए जाते हैं, PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन एंड मरकरी। अब आपको मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को जैसे आप
ब्रश कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तब आप वीडियो ऑन करके रख सकते हैं, और अगर आप बार बार सुनेंगे तो बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब न्यूज़पेपर का ऐसा है कि इसमें एक साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो आप इतने सारे इश्यूज आज आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कल आपको हो सकता है कि न्यूज़पेपर के 25% इश्यूज भी याद ना रहें, लेकिन मेन जो है वो उसका कॉन्टेक्स्ट आपको अगर लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और उसके साथ जो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको याद हो गया, तो फिर आपकी 100% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करता है सफ़र एज अ फोटोटाइप एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड मेंटेन इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, तो हाथरस केस के बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला है कि जो हाथरस विक्टिम उनकी जो बॉडी है उसको उनका क्रीमेशन कर दिया गया था रात में ही। तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो भी किया गया है स्टेट अथॉरिटीज़ का जो ये एक्शन है वो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के नेम पे तो ऐसा कर दिया, बट ये प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ऐसा दिख रहा है कि ह्यूमन राइट्स जो विक्टिम का जो ह्यूमन राइट्स उसको दिया हुआ है वो उसका वॉयलेशन यहाँ पे बहुत ज़ोरों से हो रहा है। तो ये बात यहाँ पे है। अब नेक्स्ट है सिसोदिया एक्यूजेस सेंटर फॉर डूइंग नथिंग टू स्टॉप क्रॉप बर्निंग। अब यहाँ पे इशू ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये इशू अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट अपने लिए ये है कि क्रॉप बर्निंग, व्हाट इज़ क्रॉप बर्निंग और उसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। क्रॉप बर्निंग जब की जाती है तो जो पैडी फील्ड है पंजाब हरियाणा में, वहाँ पे जो पैडी के फार्मर्स हैं वो पैडी को रीप करने के बाद काटने के बाद वहाँ पे जो उसका स्टेबल बचता है नीचे थोड़े बहुत डंठल बचते हैं, उनमें क्या करते हैं वो आग लगा देते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा उससे स्मोक प्रोड्यूस होता है, जो स्मोक दिल्ली तक आ जाता है और आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन फैलाता है। तो क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनको जो क्रॉप फील्ड है वो क्लियर करनी होती है, नेक्स्ट जो रबी सीज़न में वो वीट उगाते हैं उसके लिए उनको क्लियर करना ही है, तो इसलिए ये ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है जो सॉल्यूशन वो देते हैं फार्मर्स को, जिससे कि वो सॉल्यूशन अगर फार्मर्स अपने खेत में डाल देते हैं तो उसके बाद जो स्टेबल है वो खुद ही बायोडिग्रेड हो जाएगा। ये ऐसा जो स्प्रे है वो पूसा इंस्टीट्यूट ने बनाया है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हरियाणा एमएलए अलाउज फ्लैग ऑन ऑफिशियल एंड पर्सनल व्हीकल। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हरियाणा के स्पीकर हैं उन्होंने अलाउ कर दिया है कि जितने भी हरियाणा में एमएलए हैं वो अपनी जो भी पर्सनल उनके नेम पे रजिस्टर्ड जो व्हीकल है उसमें वो जो है फ्लैग ऑफ इंडियन फ्लैग जो है वो लगा सकते हैं। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उनका मानना है कि जो एमएलएज वगैरह हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, कोई टोल प्लाजा वगैरह पे उनका अपमान कर दिया जाता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रोटोकॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जो प्रोटोकॉल है उसके बेसिस पे जो एमएलए है उसकी जो रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होती है। तो जब चीफ सेक्रेटरी यूज़ कर सकता है तो एमएलए क्यों नहीं यूज़ कर सकता, दिस इज़ द इशू। देन नेक्स्ट इज़ यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज़ स्लिम। यहाँ पे कुछ एडिटोरियल दिए हुए हैं। सबसे पहले ये जो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया उसके बेसिस पे ये एडिटोरियल है। देन दिस इज़ अरब वर्ल्ड, और जो अभी इसराइल और यूएई के बीच में जो पैक्ट हुआ है उसके बेसिस पे है। देन नेक्स्ट इज़ ये अभी जो आर्मेनिया एंड अज़रबैजान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो, और ये जो कोविड-19 के बेसिस पे जो आर्टिकल है कि सिटीज़न कैसे अवेयर रह सकते हैं और सिटीज़न के अवेयर रहने से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा ये पूरा आर्टिकल ऐसा है कि आप डेली रूटीन में है ये आर्टिकल आपके।
देन नेक्स्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आरटीआई के ऊपर। पूरी इसमें हर तरह से बात की गई है आरटीआई के लिए, तो इस पे हम बात करेंगे। सब सबसे पहला जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया था अभी, वो स्टिमुलस पैकेज जो है उसमें गवर्नमेंट ने 73,000 करोड़ रुपीस का स्टिमुलस पैकेज जो है वो लॉन्च किया है। तो ये जो 73,000 करोड़ रुपीस का स्टिमुलस पैकेज है वो अलग अलग तरह से दिया जा रहा है, जिसमें कि 12,500 करोड़ रुपीस स्टेट्स को दिए जाएंगे। उसमें भी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको 200 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, और 450 करोड़ रुपीस जो अपने जो हिल वाले जो ये स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, उनको 450 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। और बाकी के जो पैसे हैं वो 7,500 करोड़ वो फाइनेंस जो कमीशन है, जैसे वो टैक्स का डिवोल्यूशन होता है, टैक्स का हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है, उसी के बेसिस पे उसी के जैसे ये पैसे भी स्टेट्स को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो अपना इंसेंटिव दिया है ये 0.2% ऑफ जीडीपी है। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके पहले जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज और उसके पहले भी वो माइग्रेंट वर्कर के लिए सब मिला के ये 1.7% है ओवरऑल जो भी गवर्नमेंट मनी स्पेंड कर रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद भी डिसाइड किया है कि 25,000 करोड़ रुपीस का वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करने वाली थी 4.12 लाख करोड़ का, उसमें 25,000 करोड़ रुपीस और एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करेगी, जिससे कि और भी ज़्यादा लोगों को जो है वो जॉब मिल सके। लेकिन पैंडेमिक में तो ऑलरेडी ही गवर्नमेंट ने जो भी सोच के रखा था जितना स्पेंड करना था उतना तो हो नहीं पाया। अभी जो अगस्त तक 1.34 लाख करोड़ रुपए का ही बजटेड जो भी कैपेक्स था वो खर्च हुआ है। और स्टेट गवर्नमेंट को अपन ने बात की कि 12,000 करोड़ रुपीस 50 ईयर्स के लॉन्ग टर्म पे दिया जा रहा है। अब लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने जो मैंने आपको बताया कि 200 करोड़ रुपीस ईच जो 8 स्टेट्स हैं उसको, और 450 करोड़ रुपीस हिमालयन जो 2 स्टेट्स हैं उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, बाकी जो है वो फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के बेसिस पे जो है उनको दिया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स को। लेकिन जो बचा हुआ 2,000 करोड़ रुपीस है वो रिफॉर्म्स जो हैं वो अर्लियर आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जो गवर्नमेंट ने बोले थे, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो उसके बेसिस पे ये दिया जाएगा। बहुत कम ही स्टेट जो हैं वो इसके लिए एग्री होंगी, मतलब वो उतना जो गवर्नमेंट ने बोला है वो करेंगी। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट ने एलटीसी जो पर्क है, लीव ट्रांजेक्शन कंसेशन जो है वो पर्सनस को दिया है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको बोला है कि आपका जो भी रिटर्निंग का जो अलाउंस है, जब आप कहीं पे लीव पे जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो रिटर्निंग का जो अलाउंस है उसका 3 टाइम्स कोई भी आप चीज़ परचेस मार्केट से कर सकते हैं, तो उतना आपको जो है उसमें कंसेशन दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट का जो है वो फोकस ये होना चाहिए कि जो लोग हैं जिनके पास जॉब है उनको तो गवर्नमेंट स्टिमुलस दे या ना दे, वो लोग तो वैसे भी उनके पास मनी है, बट द दोज पर्सन हु आर नॉट हैविंग जॉब, व्हाट अबाउट देम, मतलब उनके बारे में भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। दोज द पर्सनस हु आर नॉट हैविंग एनी जॉब, तो उनका भी कोई ना कोई गवर्नमेंट को सॉल्यूशन निकालना चाहिए। देन नेक्स्ट इज क्राइसिस इन कॉकेसस। तो ये जो कॉकेसस माउंटेन है उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनमें ये उस उनके बेसिस पे ये आर्टिकल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इस आर्टिकल को आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। कभी भी आर्मेनिया एंड अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात होगी तब ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सारे इश्यूज़ को टच कर लिया गया है।
कुछ भी इशू जो है वो नहीं छोड़ा है। जो भी आर्मेनिया और अज़रबैजान जो है उनके बीच में जो नारगोनो काराबाख जो रीजन है उनमें जो भी इशू है वो एक सेल्फ जो नारगोनो काराबाख है वो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक है। अज़रबैजान के अंडर वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है और ये बहुत बड़ा जो है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है आगे, जिसमें कि आर्मेनिया और अज़रबैजान जो हैं उन्होंने लास्ट वीक जो उनके बीच में रशिया ने इंटरफेयर किया और रशिया ने मीडिएट करके उनके बीच में सीज़ फायर आ गया है। तो अब लेकिन उनके बीच में जो है ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन अज़रबैजान जो है उसको टर्की सपोर्ट कर रहा है और इसकी वजह से अज़रबैजान बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो रहा है। अब ये इशू जो है नारगोनो कराबाख रीजन का ये बहुत पुराना है, दशकों पुराना है और जो रीज़न है वो लार्जली जो एथनिक आर्मेनियन पीपल हैं नारगोनो कराबाख रीजन में, एथनिक आर्मेनियंस जो हैं आर्मेनिया के रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं और ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे इलाई करता है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में। तो इससे सोवियत यूनियन जब था 1991 में वो टूटा, उसके पहले जब वो था ये एक ऑटोनोमस प्रोविंस था और ये अज़रबैजान रिपब्लिक का एक पार्ट था। 1998 में जब सोवियत की जो पावर है वो बहुत कम होने लगी, तब जो वहाँ की जो रीजनल असेंबली थी उसने अपने आप को वोट कर लिया कि वो आर्मेनिया के साथ ज्वाइन करेंगे। इसी की वजह से एथनिक क्लैश हुआ और जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, तो आर्मेनिया और अज़रबैजान जो हैं वो एक दूसरे के साथ वॉर पे आ गए कि ये जो माउंटेनियस जो रीजन है इसको कौन होल्ड करेगा, और जिससे कि सीज फायर रीच हुआ 1994 में। जो रिवेल्स थे, जो वहाँ पे जो पर्सन थे, उनको सपोर्ट कर रहा था आर्मेनिया एंड रशिया। जो नारगोनो कराबाख रीजन है वहाँ पे जो रिवेल्स थे उनको सपोर्ट कर रहा था रशिया एंड आर्मेनिया। तो उसके बेसिस पे उन्होंने अपने आप को वहाँ का डी फैक्टो रूलर बता दिया और इसके बेसिस पे वो एक ऑटोनॉमस रीजन बन गया और वहाँ पे जो है बॉर्डर टेंशन हमेशा ही रहती है। और अब यहाँ पे जो क्लैसेस हैं वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं, क्योंकि ये कोई 2 पर्सन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया। अब इसमें जब एक्सटर्नल इंटरवेंशन टर्की का भी आ गया, जिसकी वजह से जो रीज़न है वहाँ पे कोई पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। जो अज़रबैजान है और टर्क हैं उन दोनों के बीच में जो एथनिसिटी है वो और लिंग्विस्टिक बॉन्ड हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहले जो सोवियत इरा में अज़रबैजान जो है वो एलाई था किसका, ऑटोमन एम्पायर का, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसने टर्की की हेल्प भी की थी। तो अगर वो जियोपॉलिटिकल रीच जो है और पुराने ऑटोमन रीजन तक बढ़ा रहे हैं जो प्रेसिडेंट हैं टर्की के, तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। अब टर्की जो है उसका पर्टिकुलरली आर्मेनिया के साथ भी रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं है। आर्मेनिया अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे मेन इशू ये है कि जो आर्मेनिया है वो रशिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि रशिया जो है वो अच्छा टाइज जो डिफेंसिव एंड इकोनॉमिक टाइज जो है आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों के साथ होल्ड करता है। लेकिन आर्मेनिया तो CSTO का मेंबर है, तो उसके बेसिस पे रशिया का जो मिलिट्री बेस है वो आर्मेनिया में ऑलरेडी है। तो इसकी वजह से आर्मेनिया के पास थोड़ा ज़्यादा पावर है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होती है तो आर्मेनिया के पास ये पावर है कि वो जो आर्टिकल 4 है CSTO ट्रीटी का रशिया और आर्मेनिया के बीच में, उससे रशिया को आर्मेनिया की हेल्प करनी ही पड़ेगी। और अगर जो मॉस्को है, रशिया जो है, अगर वो फेवरेबली आता है आर्मेनिया के सपोर्ट में, तो इससे क्या होगा, उसको टर्की के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। टर्की जो कि नाटो का
मेंबर है। अब रशिया वैसे ही सीरिया, यूक्रेन एंड लीबिया में अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में परेशान है, तो वो नहीं चाहेगा कि वो इधर एक और कॉन्फ्लिक्ट्स में टर्की के साथ जो है वो फाइट करे। तो इसलिए रशिया, अगर उसने एक न्यूट्रलिटी दिखाते हुए, तभी तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, आर्मेनिया और अजरबैजान, उनको टॉक के लिए बुलाया और इस वॉलेटाइल सिचुएशन में भी हॉस्टिलेशन को, जो भी उनके बीच में हॉस्टिलिटी है उसको कॉल ऑफ करने के लिए बोला है। तो ये इशू है कि अगर रशिया जो है इसमें पार्टिसिपेट कर लेता है तो फिर ये इशू बहुत बड़ा बन जाएगा, बिटवीन टर्की एंड रशिया हो जाएगा फिर ये इशू। द नेक्स्ट इज़ द अरब वर्ल्ड एंड द एल्यूसिव टू स्टेट सॉल्यूशन। ये आर्टिकल अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वी आर द इम्पॉर्टेंट इशू फॉर अस इज़ द अरब लीग। सो अरब लीग को डिस्कस कर लेते हैं नोट्स के बेसिस पे कि जो अरब लीग है वो इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अरब कंट्रीज़ के बीच में है, अराउंड नॉर्थ अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड अरेबिया। ये फॉर्म हुई थी कायरो, जो कि इजिप्ट की कैपिटल है, 22 मार्च 1945 में। इसमें 6 मेंबर थे: किंगडम ऑफ इजिप्ट, किंगडम ऑफ इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया। करंटली इसमें 22 मेंबर्स हैं, और बट जब सीरिया पार्टिसिपेशन जो है वो सस्पेंड कर दी गई 2011 के बाद, जब वहाँ पे गवर्नमेंट ने रिप्रेस किया था सीरियन सिविल वॉर को, उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे इनका जो मेन गोल है अरब लीग का, वो क्या करते हैं, जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में क्लोज़र रिलेशनशिप लेके आना, कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे से, और एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करना, उनकी जो सोबर्निटी है उसको सेफगार्ड करना। तो उसके बेसिस पे ये अरब लीग है। नाउ नेक्स्ट इज आउटलाइन ऑफ पेंडेमिक फाइट बट वाई एंड फॉर सिटीज़न। अब यहाँ पे आर्टिकल में मेजर क्रक्स ये है आर्टिकल का कि जो राइटर है वो कह रहा है कि जो भी ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक के बेसिस पे गवर्नमेंट को आप कब तक ब्लेम करोगे। कोई भी जो लैप्स हो रहा है, कोई गवर्नमेंट को ब्लेम किया गया आखिर लैप्स के लिए बहुत सारी चीज़ों में कि अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए, माइग्रेंट वर्कर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाए, और जो भी इकोनॉमिक टर्म्स में इकोनॉमी जो है वो डीरेल हो गई इसके बेसिस पे। लेकिन अगर आपको कोविड-19 पेंडेमिक से बचना है तो ये आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आपको बचना पड़ेगा। यू हैव टू बियर मास्क, यू हैव टू वॉश योर हैंड विद सैनिटाइज़र एंड सोप। तो उससे आप अलग अलग जो भी बीमारियां हैं उससे आप बच सकते हो, जैसे कि डेजेंट्री, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड और कॉलेरा से भी बच सकते हो, ऐसा राइटर का कहना है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ जो आरटीआई लॉ है उसके 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बेसिस पे ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि वो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं उससे अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ले सकते हैं। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है वो कोई ऐसे गवर्नमेंट ने पास नहीं किया था, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का एक कंसर्टेड एफर्ट था, जिससे कि ना ही पुअर तो ठीक है बट एलाइट जो अमीर लोग हैं वो और पुअर जो गरीब लोग हैं वो, उनने इसके पीछे वर्क किया था। तब 2005 में आरटीआई जो एक्ट है वो पास किया गया। अब राइट टू जो इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एक फंडामेंटल राइट मानता है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये गारंटी की गई कि कोई भी सिटीज़न हो उसके पास ये राइट है कि वो अपना फ्री स्पीच और उसका जो भी एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस कर सकता है। अब अगर लोगों को जो गवर्नमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर वहाँ तक लोगों की एक्सेस नहीं रहेगी इंफॉर्मेशन तक, तो लोग अपनी ओपिनियन जो है फॉर्म नहीं कर पाएंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से जो आरटीआई एक्ट है वो लोगों के लिए इंफॉर्मेशन सीख करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। अब इसके क्या पोटेंशियल हो सकते हैं, क्या इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हर साल लगभग 60 लाख जो लोग हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं आरटीआई एक्ट के
बेसिस पे, जिससे कि ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन बन जाता है पूरे वर्ल्ड का। और ये इसका जो असेसमेंट है वो ये शो करता है कि सबसे ज़्यादा जो पुअर लोग हैं और जो मार्जिनलाइज लोग हैं वो उन्होंने इसका जो पोटेंशियल है वो समझ लिया है और वो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके जो बेसिक राइट हैं और जो भी उनके एंटाइटलमेंट्स हैं, अगर उस पर कोई भी हार्म हो रहा होता है तो वो फिर उसका क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बेसिस पे वो जो भी फेल्योर हैं सर्विस डिलीवरी में उसको सामने रखते हैं। कोविड-19 के बेसिस पे भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट से भी पीएम केयर्स और वेंटिलेटर्स का नंबर पूछा गया, तो पीएम केयर्स गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वो आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं आता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी पूछा गया था। अब सिटीज़न को, हर एक सिटीज़न को ये राइट दे दिया गया है कि वो गवर्नमेंट की जो फाइल्स एंड रिकॉर्ड हैं उनको जो है वो एक्सेस कर सकती हैं। तो इस लॉ की वजह से 1.3 बिलियन जो इंडिया के पीपल हैं वो पूरे के पूरे विसिल ब्लोअर और ऑडिटर्स बन गए हैं। कितनी अच्छी बात है। इससे कि एम्पावर्ड सिटीज़न को एम्पावर किया गया कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं और उनको एक अकाउंटेबल रख सकते हैं जो भी वो काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने बहुत इसके ऊपर आरटीआई एक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। अटैक कैसे हो रहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी जो वॉच डॉग है अंडर द लॉ, मतलब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन है, गवर्नमेंट उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको डिले करती रहती है। जैसे कि अभी 2014 से जब ये सीआईसी जो है वो आया, उसके बाद से अभी तक लगभग 6 टाइम्स जो है लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा कि सीआईसी जो है उसकी पोस्ट खाली है, उसको फिल करो। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये करती है वैसे ही सेम स्टेट गवर्नमेंट भी सेम फॉलो करने लगी, जिसके बेसिस पे स्टेट्स में भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट वैकेंट रहेगी तो वो हाईएस्ट अथॉरिटी है जहाँ तक जो पब्लिक है वो एक्सेस कर सकती है। अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो उसके बेसिस पे ये कंसर्न है। और नेक्स्ट गवर्नमेंट ने जो आरटीआई एक्ट में जो है अमेंडमेंट किया, जो उसको फिक्स्ड टेन्योर जो सीआईसी का होता था उसको चेंज करके टेम्परेरी कर दिया गया है। और अब 8 स्टेट्स जो हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो पूरी तरह से खाली है। लास्ट में जो इसका आपको कंक्लूजन दिया हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट टू क्वेश्चन इज़ अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की ये सबसे अच्छी बात है। और कोई भी अटैक अगर आरटीआई लॉ के ऊपर होता है तो उसके जो एम्पावर्ड सिटीज़न है वो क्वेश्चन करेंगे ही जो भी पावर में पर्सन है उसके ऊपर। और अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो वो एक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर ये अटैक ऐसा माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन केरला हाई कोर्ट स्टेट सीबीआई प्रूव इनटू लाइफ मिशन प्रोजेक्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो केरला हाई कोर्ट है वो सीबीआई जो है वो एफसीआरए एक्ट के बेसिस पे जो वायलेशन था उस पे वर्क कर रहा है कि यूएई वेस्ट कोई जो है रेड क्रीसेंट है उनके बेसिस पे ये वर्क कर रहा है। तो ये इशू अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है कि जो एफसीआरए एक्ट है उसके ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जिसके बेसिस पे केरला हाई कोर्ट ने उनको मना कर दिया सुप्रीम सीबीआई को केस को देखने से। अब क्या प्रोविजंस हैं, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है उसमें कोई भी जो पर्सन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो कि वो कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। अब पब्लिक सर्वेंट्स तो कोई भी पर्सन है जो सैलरी गवर्नमेंट से लेता है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। कुछ पर्पस ऐसे हैं जहाँ पे वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, जैसे कि
द FCRA 2010 ये वार्स करता है, मतलब रोकता है कि आप इलेक्शन कैंडिडेट्स हो, एडिटर हो, पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, द बिल प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अनदर पर्सन। FCRA जो है वो अलाउ करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, रजिस्टर्ड जो है कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब यहाँ पे आधार जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। जितने भी उसके NGOs वगैरह हैं, उसके जो ऑफिस बियरर्स रहेंगे, जो मनी को कंट्रीब्यूशन को लेते हैं, उनको अपना आधार नंबर भी देना पड़ेगा। अब अगर कोई फॉरेनर है तो उसको अपने पासपोर्ट की कॉपी या ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड भी देना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे ये FCRA एक्ट है। देन नेक्स्ट इज पाकिस्तान लाइकली टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। अब ये जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये G7 कंट्रीज़ ने जो है वो बनाया था। अब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो टेरर फाइनेंसिंग, जो ये इसको टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग भी कहते हैं, उन्होंने 27 एक्शन पॉइंट्स उनको दिए थे वर्क करने के लिए, कि अगर वो इस पर वर्क नहीं करते हैं देन उसका जो ग्रे लिस्ट है वो तो एक्सटेंड कर दिया ही जाएगा, साथ में उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा। तो इस लेटेस्ट एवोल्यूशन ऑफ इट इज़ क्लियर, उसमें जो 21 में से 27 में से 21 पॉइंट्स हैं, वहाँ तो पाकिस्तान ने वर्क किया, लेकिन जो 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वर्क नहीं किया है। अब ये 39 मेंबर्स हैं जो FATF के, उसमें US, UK, चाइना, रशिया भी है। अब उनके ऊपर उनके बीच में कंसेंसस नहीं है, मतलब उन सहमति नहीं है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। तो पाकिस्तान के ऊपर ये केसेस भी हैं कि मुंबई का जो अटैक था, पुलवामा का अटैक था, डैनियल पार्लर मर्डर केस है, तो उसके बेसिस पे अगर पाकिस्तान से एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है तो फिर देखना होगा कि पाकिस्तान क्या करता है। अब पाकिस्तान यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है, पाकिस्तान को 3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए, और 12 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए आउट ऑफ 39 ग्रे लिस्ट से एग्ज़िट होने के लिए। तो एक बार FATF को डिस्कस कर लेते हैं। FATF जो है एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है लॉन्च करती है मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को कम्बैट करने के लिए। 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था G7 समिट में, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम को कम्बैट करने के लिए। इंडिया इसका मेंबर है, और FATF का जो सेक्रेटरीट है वो OECD पेरिस में ही है। इनिशियली जो है इसको पॉलिसी को डेवलप करने के लिए लॉन्च किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पे, लेकिन 2001 में इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें और कुछ भी ऐड कर दिया गया, स्टैंडर्ड फॉर प्रमोट इफेक्टिव implementation of legal, regulatory and operational measure for combating money laundering, terrorist financing and other related activity। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं? सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, एक्सेस एंड मॉनिटर कंप्लायंस विद FATF स्टैंडर्ड। अगर कोई कंट्री FATF के स्टैंडर्ड से जो है फॉलो नहीं करती तो उसके ऊपर एक्सेस मतलब पता लगाना, उसको मॉनिटर करना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की स्टडी करना, मेथड ट्रेंड्स की क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगाना, और जो भी नई नई थ्रेड्स आती रहती हैं टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे उस पर पता लगाना, और जो भी केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका प्लोरिफेरेशन, मतलब उनको फैलने से रोकना। ये FATF के टास्क हैं। अब यहाँ पे अपने लिए अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ फॉर टॉक्स टर्किश शिप मस्ट बी पुल्स बैक। अब यहाँ पे ग्रीस का कहना है कि जो टर्की है उसका जो एक्सप्लोरेशन शिप है वो
मेडिटेरेनियन सी में जा रहा है जहाँ पे वो ऑयल को एक्सप्लोर करेंगे। बट ग्रीस का बोलना है कि ये जो टर्की का शिप है वो ग्रीस का जो रीजन है उसके एरिया में ट्रांसग्रेशन कर रहा है, तो यूरोपियन यूनियन और ग्रीस ने टर्की को ये सब करने से मना किया है। नाउ नेक्स्ट इज सेंटर अलाउज एडिशनल बोरोइंग बाय 20 स्टेट्स। अब सेंटर ने जो जीएसटी कंपनसेशन सेस के बेसिस पे स्टेट्स के पास ये ऑप्शन रखा था कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के बेसिस पे बोरो कर सकते हैं, तो स्टेट्स जो हैं वो 1.1 लाख करोड़ रुपीस बोरो कर रहे हैं। तो 20 स्टेट्स इस काम के लिए एग्री हो गए हैं कि वो मार्केट से पैसे बोरो करेंगे और वो जो बोरोड मनी है वो जीएसटी कंपनसेशन सेस से दिया जाएगा। जीएसटी कंपनसेशन सेस को 2022 के आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बेसिस पे महाराष्ट्र जो है 15,394 करोड़ रुपीस जो है वो एक्वायर करेगा। तो दिस इज़ द स्पोर्ट न्यूज़ रिलेटेड टू आईपीएल। अब इसके बाद थैंक यू वेरी मच।